और अगर उस जगह पे अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो मिडिल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करता और यूएसए को उस टाइम झुकना पड़ता। हमारे देश पे कोई अटैक नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है भाई, हमारे ऊपर देश में बहुत मुश्किल से कोई अटैक कर सकता है, इतना आसानी नहीं है। बट वो बंदा कंट्री छोड़ के नहीं गया, उसने हिम्मत दिखाई, वो वहीं बैठा। चाइना का विजन क्लियर है, चाइना वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, उस पर ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत तेजी पे चल रहा है, डबल स्पीड से चल रहा है। आज की डेट में पूरी दुनिया में एक खौफ फैला हुआ है। जो कल अटैक हुआ ईरान के ऊपर, यूएसए ने अटैक किया, बहुत सालों से ये सब कुछ चलता आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, अब 2025 से लेके लोगों में ये खौफ है कि 2026 में दुनिया में बहुत बड़ा कोई जंग युद्ध होने वाला है। और बीती रात जो हुआ, अलग अलग कंट्रीज में खौफ पैदा हुआ। उससे रिलेटेड यूएसए क्यों छोटी छोटी कंट्रीज को टारगेट करके कंट्री तबाह कर रहा है, और इस डिस्कशंस में हम ये भी कवर करेंगे कि इंडिया इस युद्ध से रिलेटेड कहाँ खड़ा है। और हमने लास्ट नाइट से बहुत सारे न्यूज़ चैनल की न्यूज़ देखी, बहुत सारी डिस्कशंस की। हमने सोचा कि आप सबके साथ वो डिस्कशन शेयर करें। आज हमारे साथ है अर्पित निगम फिर से। और अर्पित जी, ये जो कल हुआ बहुत बुरा, जी, बट इसमें बहुत सारे लोगों को क्लियर ही नहीं है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज में इस टाइम जंग चल रहा है। हाँ जी, तो लोगों में खौफ है कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना लग जाए। जी, तो इसको थोड़ा लोगों को हम समझाना चाहेंगे कि ये क्या क्या था, क्यों हुआ और किस लिए हुआ। देखो, ये मैं आपको जो यूएस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट यही है। और मैं आपको एक चीज एकदम ठोक के बोलना चाहूंगा, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1945 के बाद से टिल डेट कोई भी वॉर इस वर्ल्ड में हुई है तो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएस की इन्वॉल्वमेंट रही ही है। बिल्कुल। वरना या तो वो खुद लड़ रहे होते हैं, बिल्कुल, या तो हथियार सप्लाई कर रहे होते हैं। आज की डेट में यूक्रेन की बात करूं और रशिया की बात करूं, यूक्रेन क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि उसके पीछे क्या कहते हैं, यूएस बैक कर रहा है, उसको आर्म्स एंड एम्युनिशन प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ यूएस है, यूएस और उनके एलाइज, ये इंपॉर्टेंट है। और मैं मोटा मोटा आता हूं सर, ईरान में क्या हुआ। बिल्कुल, ईरान में 1979 की बात है, इसके पहले राजशाही चलती थी, बिल्कुल, जिसको हम मोनार्की भी बोलते हैं। बिल्कुल। उसके बाद ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ, वहां पे अब मैं इसको बोल सकता हूं, जैसे एग्जांपल लीजिए कि इंडिया में, मैं लोगों को थोड़ा आसानी से समझाने के लिए समझाता हूं कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, बिल्कुल, पारदर्शिता होती है, जैसे हमारी कंट्री में है, तो उसको डेमोक्रेसी चलाती है। बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही जहां पे राजशाही होती है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं दुबई में, बिल्कुल, ठीक है, वहां पे उसको मोनार्की बोलते हैं। ओके। बट ईरान का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, वहां पे थ्योरी के अकॉर्डिंग चलती है, उसको थियोक्रेसी बोलते हैं। वहां पे कोई भी बंदा क्या कहते हैं सरकार नहीं चला सकता। उनका क्या है कि उनके अकॉर्डिंगली ये जो उनका गॉड है, गॉड के नुमाइंदे सरकार चलाएंगे, और वही उसी के नीचे सारी गवर्नमेंट चलेगी, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सारी चीजें चलेंगी, उनकी सरकार चलेगी। और इसको हम उनके टर्म्स में बोल सकते हैं कि वहां पे शरिया कानून चलेगा इनका। अब देखो, ये सब चीजें अलग है, पर मैं आप आता हूं कि यूएस इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। देखो, पहली बात तो यूएस हर उस कंट्री के पीछे पड़ा हुआ है जो ऑयल जहां पे अवेलेबल है, या फिर नेचुरल क्या कहते हैं मिनरल्स रिसोर्सेज अवेलेबल है, और ऑयल के पीछे तो सबसे ज्यादा पड़ा है। अब देखा जाए तो ईरान और इराक और सऊदी, इन तीनों कंट्रीज को अगर मिला लें तो आप समझ लो 50% या 60% ऑफ द टोटल ऑयल इन्हीं के पास अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड का। और अगर आप यूएस के साथ नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर अटैक होगा, जैसे वेनेजुएला पे हुआ थोड़े दिनों पहले। बिल्कुल, हाँ। ऐसे ही इसके पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, सऊदी क्या कहते हैं, सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। सद्दाम हुसैन ने यह सोचा था कि जो उसकी क्या कहते हैं, जो उसका पेट्रोल है वो उसकी खुद की करेंसी में बेचेगा, तो वहां की सरकार भी उड़ा दी गई। और एंड में जाके जो जॉर्ज बुश है, उसने वो एक्सेप्ट भी किया। पहले तो वो प्रोपेगेंडा फैलाते रहे कि देयर इज वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और एंड में पूरी जांच भी हुई। पहले सद्दाम भी कह रहा था आके चेक कर लो, पर इन्होंने चेक नहीं, इन्होंने डायरेक्ट अटैक किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तानाशाही बोलते हैं। तानाशाही नहीं सर, इसमें क्या है ना कि पहली बात तो यूएस ऐसी चीजें करता है कि सारे देश डरे रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, खौफ ज्यादा होना, खौफ पैदा करना, सारे देश डरे रहे, और अपनी ये हेकड़ी आप बोल लो
या फिर मैं इसको दादागिरी बोलूंगा हिंदी टर्म्स में, दादागिरी दिखाता है और ऐसे इस तरीके से दिखाता है कि दूसरे देश सोचते हैं कि भाई, और देखो सारे देश, कोई भी बंदा जो भी उस कंट्री का हेड है वो नहीं चाहता उसकी पावर जाए, बिल्कुल नहीं चाहता, और इसको ना जाने के लिए वो यूएस से हाथ मिलाता है। अब मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं इसमें कि यूएस हर कंट्री में कहता है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अरे भैया डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो सऊदी किंग के साथ क्यों हाथ मिलाते हो जाके? बिल्कुल हटा के फेंको उसको। बिल्कुल, सऊदी का किंग तो वहां पे मुनार्की है ना, हाँ, वहां पे जाके झप्पिया पाएंगे, हाँ, उनके संग ट्रेड करेंगे, उनके संग बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या कहते हैं सऊदी में, इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे मुनार्की है, जहां पे किंग शासन कर रहे हैं, उनके संग एकदम हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि वो उनके संग उनकी गोद में बैठे हैं जाके। मैं तो सीधे बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो कंट्रीज यूएस की गोद में बैठ गए जाके, है ना, और वो क्या कहते हैं इनके यूएस के अगेंस्ट कुछ बात नहीं बोलती, बिल्कुल, तो यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई ऐसी कंट्री जहां पे ऑयल है और वहां पे राजशाही है, या फिर जहां पे एग्जांपल में लेता हूं, है तो डेमोक्रेसी, पर डेमोक्रेसी का थोड़ा खून जो अपने राइट की बात करती है, जो अपने राइट की बात करती है, वहां पे इनको प्रॉब्लम आ जाती है। वहां उस देश में वो उसको तानाशाही समझ लेते हैं। हाँ, वहां पे ये, अच्छा पहली बात तो ये है सर, एक और चीज, मीडिया इनके अंदर है, मीडिया पूरा इन्हीं को फॉलो करता है, तो मीडिया इनका प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से फ्लो करवाता है। जब न्यूज ही आपके पास ऐसी पहुंचेगी कि जिसमें आपको दिखेगा कि यूएस सही कर रहा है, अब हर जगह ये फैला देते हैं पीस पीस भी। ट्रम्प तो पीछे पड़ा कि भैया मुझे नोबेल पीस प्राइज दो क्योंकि मैंने इतनी सारी वॉर रुकवाई। इन्होंने वॉर कुछ नहीं रुकवानी, इनका काम है वॉर लड़वाना, जंगे करवाना छोटी छोटी कंट्रीज में। बिल्कुल, इतने साल तक कोल्ड वॉर चली 1945 से लेकर 1991 तक, बिल्कुल, सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में। कभी दोनों ने जंग नहीं लड़ी। दो सुपर पावर या फिर दो न्यूक्लियर कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो जंग नहीं लड़ते। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच 5 दिन जंग चली, उसके बाद नहीं हुई। बिल्कुल, इन्होंने भी, मैं बोल दूंगा कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ या फिर संधि हुई और शांति हो गई। दो न्यूक्लियर स्टेट कभी नहीं लड़ते। अब मिडिल ईस्ट की मैं बात करूं, अगर मिडिल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज आती है, पर इसमें कल्चरल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंस है। ईरान की बात करूंगा और सऊदी अरब की बात करूं, शिया सुन्नी, हाँ। अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि अब जब हजरत प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, उसके बाद अगला खलीफा उन्होंने या फिर जो भी उनका नेक्स्ट लीडर था उनको चुनना था, तब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ शिया सुन्नी का। तो कुछ लोग, कुछ मुस्लिम्स थे वो शिया की तरफ चले गए, कुछ आज की डेट में सुन्नी है। अब इस तरीके से देखा जाए तो 90% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आज की डेट में वो सुन्नी है, सिर्फ 10% शिया है, और वो भी मैक्सिमम देखा जाए तो या तो ईरान में है, थोड़े इराक में है, और बाकी यमन में। ओके, और इनका कल्चरल टोटल डिफरेंस है सर, बहुत डिफरेंस है। ओके, अरबिक कंट्रीज जो है वो अरब कंट्रीज वो अरबिक बोलती हैं, और अपनी जो ईरान है वो फारसी बोलता है। ओके, और उनका कल्चरल डिफरेंस बहुत है, और वो अपने आप को थोड़ा, मतलब मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि ईरान अपने आप को सुपीरियर मानता है। वो कहता है कि कोई किंग नहीं होना चाहिए, जो उनका गॉड है उनकी ही हुकूमत चलनी चाहिए, उनके ही लॉ इंप्लीमेंट होने चाहिए। अल्लाह को ज्यादा मानते हैं फिर। अब ये देखा जाए तो सर मानते तो सारे ही हैं, बट वो पोर्ट्रे ऐसा करते हैं अरब कंट्रीज में, प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाते हैं कि हम ही हैं, क्या कहते हैं, असली, मतलब मैं ये वर्ल्ड तो सिलेक्शन ऑफ वर्ल्ड गलत भी हो सकता है। वो कहते हैं कि यही सही तरीका है रूल करने का, किसी क्या कहते हैं बंदे के अंदर रूल नहीं होना चाहिए, किसी सिंगल किंग के अंदर एक क्या कहते हैं, उन्होंने करिकुलम बनाया है जिसके अंदर बंदे होंगे जो अल्लाह का रूल फॉलो करवाएंगे, वो चीज फॉलो होनी चाहिए। और ये सर जब इन्होंने रिजीम छोड़, जब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 1979 में जब रिवोल्यूशन हुआ, तो उस टाइम जो किंग था पहले वहां पे क्या कहते हैं अपने ईरान में, पहले यूएस अलाइड किंग वहां पे था, यूएस क्या कहते हैं उसको सपोर्ट करता था, पर वहां पे जब ये चीज रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वहां से किंग जो इतना स्ट्रांग था उसको भी उन्होंने उखाड़ फेंका, और यूएस जो वर्ल्ड पावर था उस टाइम भी 1979 तक, चलो सोवियत यूनियन और यूएस का तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पर एंड 80s में आते आते यूएस स्ट्रांग बन चुका था, उसको भी निकाल फेंका था। तो उसके बाद से जो और भी अलग कंट्रीज थी, जैसे सद्दाम हुसैन था, सऊदी अरब की, इराक का सऊदी अरब था, तो वो लोग डर गए कि यार कल को हमारे संग भी ऐसा ना हो जाए कि हमारे भी ये जो पावर है ये छिन जाए, और ऐसी कोई शासन आ जाए जो जिसमें शरिया लॉ इंप्लीमेंट हो, और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो जाए
जिसमें उनकी पावर चली जाए और जो उनके गॉड के जो नुमाइंदे हैं वो रूल करें। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि भाई उनकी पावर हाथ से जाए, तो उन्होंने इनके अगेंस्ट रिवोल्यूशन स्टार्ट किया और यूएस से सबने हाथ मिला लिया। इसीलिए देखा जाता है कि सिर्फ पूरे अरब कंट्रीज में, हमेशा हम लोग की बात होती है यार अरब कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगी, ऐसे यूनाइट नहीं होंगी। हाँ, ना होती हैं, उसमें भी फर्क हाँ उसमें बहुत फर्क है उनका। वो सब अपना अपना इंटरेस्ट देखती हैं। तो अपने अपने बेनिफिट देखती है सर। सबको पावर चाहिए, पावर कोई नहीं छोड़ना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, पावर कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। अच्छा एक बात तो होगी कि यूएसए अपना रोब रखना चाहता है पूरी दुनिया के ऊपर, ठीक है, वो किसी भी कंट्री के पीछे पड़ जाता है, कंट्री को बिल्कुल ही लॉस्ट कर देता है, जैसे अफगानिस्तान को किया, इसके लीबिया को किया, बहुत सारी कंट्रियां हैं ऐसी जिसको उसने डेड कर दिया। हाँ जी। अच्छा एकदम से यूएसए ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान ने उसी टाइम 7-8 कंट्रियों में अटैक कर दिया, अरबिक कंट्रियों में। उसके पीछे क्या रीजन था? देखो सर क्या है कि देखो अटैक क्यों हुआ है आप समझिएगा। अभी क्या है जिस दिन आपके पास न्यूक्लियर वेपन आ गया, अभी जो साउथ अपनी अरब कंट्रीज, अरब नेशन है, उसके बगल में एक इजराइल भी है। ओके, इजराइल है भाई, आप समझ लो यूएसए का छोटा भाई। उन्होंने अपनी धाक जमाने के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल को अपना बंदा बना रखा है वहां पे। मतलब समझ लो इसको यही वर्ड बोलेंगे, सिलेक्शन ऑफ वर्ड और गंदा होना चाहिए पर मैं इसको बंदा ही बोलूंगा, है ना। अपना बंदा बैठा रखा है वहां पे। टेक्नोलॉजिकली वाइज इजराइल बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। उनकी प्रॉक्सी है, यूएसए की प्रॉक्सी है इजराइल, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रांग है, यूएस बहुत बैक करता है इजराइल को। और उस क्या कहते हैं मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइली है जिसके पास, देखो वो डिक्लेयर नहीं करते थे उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, बट दे हैव न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। और उस जगह, अच्छा मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक ही कंट्री के पास, हाँ, वो अगर किसी और ने बना लिया, जैसे इजराइल कह रहा हूं, ईरान 60% 70% उन्होंने यूरेनियम, देखो जब अगर किसी को न्यूक्लियर वेपन चाहिए तो यूरेनियम को एनरिच करना पड़ता है। नॉर्मल जो यूरेनियम मिलता है उससे काम नहीं होता, उसको एनरिचमेंट करना पड़ता है। और ये बहुत छोटा प्रोसेस नहीं, बहुत पैसा भी लगता है इसमें, बहुत टाइम भी लगता है और बहुत टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तब जाके वो एनरिचमेंट हो पाती है। और ईरान आज की डेट में अच्छा खासा एनरिचमेंट कर चुका है और फ्यूचर में था कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन बना लेता। और अगर उस जगह पे अगर उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो मिडिल ईस्ट में दूसरी कंट्रीज को डोमिनेट करता और यूएसए को उस टाइम झुकना पड़ता। और इसीलिए वो पीछे पड़ा हुआ है इनको, मतलब डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में। पहला तो ये है। दूसरा रीजन, यूएसए ने 1979 को की हार भूला नहीं आज तक। 1979 में जब वो उसको निकाल बाहर किया गया था, वो तब से लेकर आज तक इनके अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि वो इस बदले से पूरे देश को, सारे वर्ल्ड को एक मैसेज देगा कि यूएस के अगेंस्ट कब अगर कोई जाता है तो यूएस कभी भूलता नहीं, वो लेटर ऑन आज नहीं तो कल बदला लेता है। और जो वहां का किंग था उस टाइम, उसका जो लड़का है वो यूएस में ही रहता है। अब वो वापसी आने के लिए प्लान कर रहा है। और वो अगर इन केस रिजीम चेंज होती है, जो अपनी थियोक्रेसी की जगह पे अब राजशाही आती है, मोनार्की आती है, ऐसे तो यूएस कभी सपोर्ट नहीं करता। दुनिया जान में डेमोक्रेसी का डंका बजाता है, बट आज की डेट में वही यूएस उस कंट्री में मोनार्की एस्टैब्लिश करेगा, किंग का शासन एस्टैब्लिश करेगा। और वो वैसा किंग होगा जो वहां में हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल है कि कुछ थोड़ी बहुत पॉपुलेशन उसको सपोर्ट भी करती हो, पर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ईरान की उसको सपोर्ट नहीं करती है। बड़ी मीडिया दिखाएगा नहीं, बिल्कुल। वर्ल्ड मीडिया तो वही दिखाएगा जो यूएस चाहता है, जो यूएस की मीडिया वही दिखाएगी जो यूएस के लिए बेनिफिशियल हो। बस यही चीज है सर। बिल्कुल। वो अटैक के बारे में आपने नहीं बताया कि वो 7-8 कंट्रीज पे अटैक क्यों किया? देखो 7-8 कंट्रीज पे अटैक इसलिए किया कि देखो ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए ना तो यूएस पे अटैक करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, दूरी बहुत है। बिल्कुल। बट यूएस ने अपनी धाक जमाने के लिए उस हर कंट्रीज में अपने नेवल बेस बना रखे हैं, अपने एयर बेस बना रखे हैं, आर्मी बेस बना रखे हैं। बिल्कुल। तो उन कंट्रीज पे देखा जाए तो जिस भी कंट्रीज पे ईरान ने अटैक किया इस दौरान, उन्होंने उस कंट्री पे अटैक नहीं किया है, यूएस के बेसिस पे अटैक किया था। बट जब आप डिफेंस कर रहे होते हो उन अटैक्स का, तो कभी कभी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होके अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी गिर जाती है। यहाँ पे भी जब इंडिया में भी हुआ था तब भी ऐसा कई बार हुआ है कि चीजें बीच में गिर गई हो, वहां ब्लास्ट हो गया हो, ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें हुई है। असली में उन्होंने अटैक एयर बेस पे किया होगा, वो भी रेजिडेंशियल जगह पे अटैक करके नए दुश्मन नहीं पालना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कंट्री नए वैसे ही जब जिसका दुश्मन
यूएस हो, वो पहले नए boss दुश्मन नहीं को। पालेगा। बिल्कुल बिल्कुल और वो भी मिडिल ईस्ट में, जहां पे उन्होंने अपने लेटर ऑन धाक जमाने की सोच रखी है। बिल्कुल तो बिल्कुल उन्होंने यूएस बेसिस पे अटैक किए थे, बाकी और जगह पे अटैक करने की प्लानिंग की होगी जहां तक मेरा मानना है। बट क्योंकि वो डिफेंस कर रहे होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम चल रहा होगा, तो वो जहां पे मिसाइल गिरनी होगी वो गिर गई होगी, जहां टारगेट होगा वहां नहीं पहुंच पाएगा। और कहीं कहीं पहुंची भी है, कहीं कहीं एयर बेसेस हिट हुए हैं, नेवी बेस हिट हुए हैं। बहरीन में मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक न्यूज पता चली, क्योंकि आजकल न्यूज पे भरोसा नहीं जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो बहरीन के नेवल बेस पे जो अटैक हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है उनका। ओके ओके और यही एक रीजन है जिसके चक्कर में, पर मैं एक चीज आपको चलो कंफर्म कर देता हूँ जी, जो जितना बोले कि जो उनके अयतुल्ला खुमैनी है, जो भी सुप्रीम लीडर थे, बिल्कुल बिल्कुल मैं देखो ये मेरी मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बट ये जो उनकी डेथ हुई है, ये असली में तो इनको शहीद माना जा रहा है ना। और ये लॉन्ग टर्म अगर आप देखा जाए तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगा सऊदी या फिर अरब कंट्रीज में, या फिर जो भी उधर कंट्रीज है मिडिल ईस्ट में। बिकॉज वो एक बंदा था जो अकेला लड़ा यूएस के अगेंस्ट, पहला पॉइंट। बिल्कुल कभी भी घुटने नहीं छोड़े, बिल्कुल कभी घुटने नहीं टेके, बिल्कुल कभी भी जब भी यूएस ने कोई ऐलान किया उसके अगेंस्ट हर बार उसने स्पीचेस दे रखी हैं, यूएस के अगेंस्ट स्पीचेस दे रखी हैं। बिल्कुल 0% कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसा भी नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड हो यूएस के अगेंस्ट। और बाकी कंट्रीज जो है, दूसरी सबसे बड़ी ये बात है ना, वो कंट्री छोड़ भी सकता था। हाँ। क्योंकि 1 महीने पहले भी अटैक हुआ था। हाँ हाँ, अभी अगर वो होता है ऐसा बंदा तो हाँ। कंट्री छोड़ के रशिया चला जाता, रशिया चला जाता, किसी भी और कंट्री जो उसकी कंट्री है, जहां कोई भी साथ वाली कंट्री, कोई साथ वाली कंट्री जा रहा था, पर बट वो बंदा कंट्री छोड़ के नहीं गया, उसने हिम्मत दिखाई, वो वहीं बैठा। और ये ऐसे ही जब चीजें होती हैं, और उसने मतलब उसने जब लास्ट टाइम अटैक किया था यूएस ने, तब उसने ऐलान कर दिया था कि नेक्स्ट जो उनका सुप्रीम लीडर है, उन्होंने नॉमिनेट करके चले गए थे उसको, और वही लेटर ऑन इनका सुप्रीम लीडर बनेगा। और ये बहुत, मैं तो देखिए, मैं बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, मैं न्यूट्रल हूँ इस मामले में, किसी को नहीं, मैं तो बस जो हुआ है हिस्ट्री का वो चीज बता रहा हूँ। और यूएस जो दादागिरी करता है उसके बारे में तो वर्ल्ड जानता है, बिल्कुल ठीक है। जिसने अपने आंखों के सामने कोई कलर का चश्मा पहन रखा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। जो जैसे हमारे इंडिया में जो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको तो लगेगा कि अरे भाई सही हुआ है, मुस्लिम की डेथ हो गई, बट भाई हमारे लिए तो नुकसान है, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। हमारा तो ऑयल इंपोर्ट होता था वहां से, बिल्कुल सस्ते दाम पे हम ऑयल लेते थे, बिल्कुल सालों साल से ईरान से हमारे यहाँ तेल आ रहा है, आज से नहीं आ रहा। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, आज की डेट में अगर वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो आम जनता की पेट पे लाद पड़ेगी, पेट्रोल महंगा होगा, बिल्कुल, जो कच्चे तेल के दाम है वो महंगे हो जाएंगे, यूएसए से ट्रांसपोर्ट जहाँ लाने का सिस्टम बहुत महंगा है, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। और सर जो क्वालिटी होती है ना, मैं एग्जांपल में लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि वहां से तेल आता है तो ऑयल का भी डिफरेंस है, किसी किसी में रिफाइनिंग ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जो जहां तक मेरी नॉलेज है, जो वेनेजुएला से ऑयल आएगा इंडिया में, उसको रिफाइन करने में भी खर्चा ज्यादा आने वाला है आपका। पहली बात तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इधर तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी था, पास में था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, रिफाइनिंग की कॉस्ट ज्यादा आएगी। अब क्या पता जो हम डिस्कशन कर रहे हो उसके सरकार भी अपने मेजर्स ले रही हो, ऐसा नहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट मेजर्स नहीं लेती, बट जियोपॉलिटिकली की जो सिचुएशन में देखता हूं उसके हिसाब से आज की डेट में हमारा जो देश है, वो जो जितने भी नेबर्स हैं, बिल्कुल जितने भी नेबर्स, कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, ये सच्चाई है और मानना पड़ेगा। आज कहाँ जाके ईरान को छोड़ के यूएसए के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो सपोर्ट कौन करेगा? हाँ, ये भी है, पड़ोसी के साथ ज्यादा रिलेशन अच्छे रखने चाहिए ना। सबसे पहले तो हमारे पड़ोसी हैं देश। बिल्कुल बिल्कुल। अब आज देखो सर, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी इंडिया को सपोर्ट नहीं करती, हाँ। नेपाल भी चाइना से हाथ मिला के बैठ चुका है, ठीक है, भूटान वाले भी चाइना से हाथ मिलाए हुए हैं, बिल्कुल। श्रीलंका में तो चाइना का बेस बना दिया उन्होंने, पाकिस्तान तो दुनिया जानती है कि क्या सिचुएशन चल रही है। इन केस हम अफगानिस्तान थोड़ा हमें सपोर्ट भी करता है, पर तो अफगानिस्तान हाथ ही नहीं लगती, हमारा पड़ोसी नहीं है हमारा, वो तो दूर का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे लिए जियोपॉलिटिकल, मालदीव्स ने हमें कितनी बार, तो छोटा सा देश है, मैप में भी नहीं दिखता है, उसने कितनी बार क्या कहते हैं आंखें दिखा दी, लेजर लाइट दिखा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब चीजें अगर हम देखे जाए, अच्छा, ईरान को अगर हम सोचें कि ईरान इतना बड़ा फैसला लेके बैठा था, हाँ, कि यूएसए के सामने वो जंग की पूरी तैयारी करके बैठा था, होने को जो मर्जी हो गया, ठीक है, वो यूएसए के सामने खड़ा था लड़ने के लिए, जी, उसके पीछे भी कोई पावर थी, दुनिया की कोई कंट्रियां थी उनके साथ के अकेले ही लड़ने के लिए तैयार हो गए? नहीं सर, है, देखो असली में देखा जाए तो रशिया उसको बैक करता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। चाइना भी उसको सपोर्ट करता है, एकदम ऐसा नहीं सपोर्ट नहीं करता। नॉर्थ कोरिया का मुझे पता नहीं, नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ मैं ज्ञान नहीं देता, कल को भाई जान का खतरा हो सकता है। अच्छा, एक चलो ये तो हो गया,
चाइना बड़ा सियाना हो गया, हाँ ठीक है, वो नहीं आएगा दिन चाइना में। चाइना की कोई खबर ही नहीं आती हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लड़ाई करेंगे नहीं करेंगे, चाइना क्यों इतना सियाना हो गया? सर वो लड़ाई नहीं करेगा, सियाना व्यापारी हाँ, हो गया वो लड़ाई नहीं करेगा। उनका विजन क्लियर है। रीजन रीजन ये है कि सर पहली बात तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन अपने मुट्ठी में कर रखी है। ओके, अगर चाइना को कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी, तो वो सप्लाई चेन रोक देगा। बिल्कुल, जितनी भी चीजें यूएस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं, यूएस कभी भी चाइना पे अटैक नहीं कर सकता, बिल्कुल, ना चाइना का अगेंस्ट जाएगा। हाँ बातें बोल सकते हो, इधर का फॉरेन लीडर कुछ बोलेगा, टैरिफ लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। चाइना का विजन क्लियर है, चाइना वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, उस पर ट्रैक रिकॉर्ड में बहुत तेजी पे चल रहा है, ओके, डबल स्पीड से चल रहा है। अच्छा, जितना लोगों को लग रहा था 2015 से 17 के बीच की स्पीड है, तेज है, पिछले 5 साल में उन्होंने बता दिया है कि उनकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स मतलब वो स्मार्ट तरीके से लड़ रहे हैं, एकदम 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 शांत रह के ऐसे चल रहे हैं वो। हाँ हाँ उनको पता है सर, उनका विजन क्लियर है कि 2040 तक। सर विजन देखो मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड लीडर वही बनेगा जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर सब उनके पास है, डिसिप्लिन उनके पास है। उस कंट्री में डेवलपमेंट इतनी कोई, मैं तो कहता हूँ जिस बंदे को भी थोड़ा भी डाउट हो ना, थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ ना करो, यूट्यूब पे चाइना की वीडियोस देख लो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल एकदम। तो हम कहाँ खड़े हैं, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है स्पीड में? जैसे आप बता रहे हो कि जंग युद्ध के चक्कर में 20 की स्पीड पे चल रहा है यूएसए, 80 के स्पीड पे चल रहा है चाइना, और भी कंट्रियां चल रही हो, हमारी स्पीड कहाँ पे है इंडिया की? देखो हमेशा इंडिया ने बहुत जब से, मैं आपको चलो डेट भी बता देता हूँ, जब से बांग्लादेश बना था, इंदिरा गांधी जी ने जब बांग्लादेश बनाया, उसके बाद से इंडिया न्यूट्रल हो गया हर स्टांस पे। अब ये चीज इंडिया बहुत किसी भी देश के साथ नहीं देता, न्यूट्रल रहता है, बट कभी कभी देखो हमारे देश पे कोई अटैक नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है भाई, हमारे ऊपर देश में बहुत मुश्किल से कोई अटैक कर सकता है, इतना आसानी नहीं है अटैक टू करना। और हाँ इकोनॉमिकली अटैक कर सकते हो हमारे ऊपर, इकोनॉमिकली अटैक कर सकते हो, सैंक्शंस लगा सकते हो। ईरान के ऊपर भी बहुत सैंक्शंस लगे, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था अटल बिहारी, जब गवर्नमेंट में थे अटल बिहारी जी, तब यूएस ने हमारे ऊपर भी बहुत सैंक्शन लगाए थे। तो तब देश हमारा उस सैंक्शंस के उभर के आया और बहुत पावरफुल तरीके से बाहर आया। उसके बाद इंडिया आईटी हब भी बना, कितने इंजीनियर्स हैं जो आज यूएस में काम करते हो, हमारे सिलिकॉन वैली जो बैंगलोर है वहां से ही निकल के गए हुए हैं। तो आज की डेट में मैं देखा जाए तो मैं यही बोलूंगा कि इंडिया न्यूट्रल है, बट इंडिया को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं तो इतनी पोजीशन पे बैठा नहीं हूं, पर जितना मेरा ज्ञान है मैं उतना ही दूंगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि जो अभी रिसेंट जो इंडिया के संग जो ट्रेड डील हुई है यूएस की, उसके तो अभी देखो ट्रेड डील तो हो गई, पर सारे पन्ने खुले नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पहले हुआ था कृषि के ऊपर आ रही चीजें, तो वो सब पन्ने खुले नहीं, अभी पन्ने खुलेंगे धीरे धीरे तो सीधे पता चलेंगे। बट ये है कि जो हमारे पहले पुराने जो मित्र रह चुके हैं सालों साल, रशिया है ना, उनसे कभी रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है भाई, ठीक है। क्योंकि यूएस ने आज तक सर कोई भी कंट्री निकाल लो, उसने हर कंट्री का शोषण ही किया हुआ है। बिल्कुल। पर हाँ इंडिया का शोषण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया मतलब उस कंट्रियों में नहीं आता जिसका शोषण इतनी आसानी से कर सकते हो। बट हाँ वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आते हैं, वो दूसरे कंट्री का बेनिफिट नहीं देखते। एग्जाम्पल मैं लोगों को बोलता हूँ, जिसको सर्च करना हो सर्च कर लो। लीबिया में क्या हुआ, लीबिया में उन्होंने यही बोला कि यहाँ पे तानाशाह है, यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आएंगे, रेड मर गई कंट्री की, ऐसी की तैसी भिड़ गई। अभी जाके देख लो, उस टाइम की जनरेशन देख लो, जब लीबिया का जब गद्दाफी का राज था तब क्या था। हाँ मैं नहीं बोलता सर हर राजा अच्छा होता है, कुछ राजे बुरे भी होते हैं, बट जनता का तब की सिचुएशन अब की सिचुएशन देख लो। सेम मैं कहता हूँ सद्दाम हुसैन का, अब लोग कहेंगे सद्दाम में बहुत बुराइयां थी, हर राजा में बुराइयां होती हैं, कुछ ना कुछ बुराइयां हर राजा में होती है। बट हाँ, उसका विजन क्या है ये डिपेंड करता है। यूएसए में ट्रंप को भी तो बहुत सारे लोग गाली निकाल ही रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कनाडा को भी आंखें दिखा रहे हैं, ठीक है। 51 वो बन जाओ है, नेशन बन जाओ, वो हमारा टैरिफ के चक्कर में अभी ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग बन रही थी, हाँ जी हाँ जी, तो बंद कर दी यूएसए की। अच्छा। और यही पॉलिसी के चक्कर में तो दुनिया की अलग अलग कंट्रियों पे ये थोप रहा है ना, जो हाँ जी टैरिफ अटैक है सर ये। बिल्कुल ये तरीके ये देखा जाए तो एक टैरिफ अटैक है। और ये उनका क्या है ना कि ट्रेड में, अब ट्रम्प है बिजनेसमैन, बिल्कुल देखो सही बात है, ये तो बॉल लीडर तो है नहीं, बॉल पॉलिटिक, ट्रम्प है बिजनेसमैन। तो वो देखता है कि अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो उसको लगता है कि हमारी कंट्री के लिए लॉस है,
अब देखा जाए तो चाइना सिर्फ एक्सपोर्ट ही मारता है माल, इंपोर्ट चाइना बहुत कम चीजें करता है। चाइना तो एक्सपोर्ट ही करता है, बिल्कुल। और जो इंपोर्ट करता है वो बनाने के लिए इंपोर्ट करता है, थोड़ा मोड़ा मटेरियल की सामान बनाना है तो कच्चा माल लेता है। हाँ, कच्चा माल थोड़ा मोड़ा, वही वो बाद में घुमा के एक्सपोर्ट कर देता है। बिल्कुल तो चाइना बहुत समझदार है, असली जो बिजनेसमैन है वो चाइना में बैठे। और मैं यही बोलता हूँ कि हर बार चाइना के लिए कभी कोई डिस्कशन होता है, ये पहली बार ऐसा मैं पॉडकास्ट बना रहा हूँ, फिर भी बता रहा हूँ कि जो हमें लगता है ना कि चाइना में ये जाके बनवाएंगे, हो सकता है कि उस टाइम वो चाइना वाला बोल दे यार इसको तो टाइम लगेगा बनने में, और वो 5 साल पहले बना के बैठा हो वो प्रोडक्ट। बिल्कुल 5 साल पहले वो प्रोडक्ट बना के बैठा हो, और वहां पे वो निगोशिएट करेगा आपसे, कहानियां गढ़ेगा कि बनाना है, बनाना है, R&D करनी पड़ेगी, हाँ R&D करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें घुमा फिरा के हम ईरान और यूएस कॉन्फ्लिक्ट को कहां से कहां लेके चले गए। बिल्कुल। बट यही है सर, अब पता नहीं, अब इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, हो सकता है कि जो रिजीम है वो चेंज हो जाए और राजशाही फिर से ईरान में आ जाए। अदरवाइज मुझे जहां तक बिलीव है इतना आसान नहीं है उखाड़ फेंकना, क्योंकि अब की जनरेशन में चीजें आज की डेट में इतना आसान नहीं किसी भी कंट्री की रिजीम चेंज कर देना, क्योंकि बहुत सालों से इतनी आसानी से चेंज नहीं हुई। बट यूएस, क्योंकि यूएस के अगर ईरान के अगल बगल देखा जाए ना तो सब उसके दुश्मनी है, कोई उसका साथ नहीं देगा। तो उस चक्कर में हो सकता है कि भाई राजशाही आ जाए, क्योंकि वो जो प्रिंस है उनका नाम अभी याद नहीं है, तो कोई मुशल करके है जो भी नाम है उनका, तो वो अब तख्त पे बैठेंगे अगर आ जाती है तो। हर कंट्री के लिए जो ये युद्ध होता है वो नुकसान ही लेके आता है। जैसे दुनिया में कल बहुत ज़्यादा खौफ था, तो हम कामना करते हैं कि ये जंग युद्ध कभी किसी कंट्री में ना हो, हर कंट्री में सेफ्टी रहे, सिक्योरिटी रहे, और हर नागरिक रोज आराम की नींद सोए। हमारी जितनी कोशिश थी हमने इस वीडियो में आपको बताने का ट्राई किया है। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो तक और भी काफ़ी चीज़ें हम स्टडी करें और आपके सामने लेके आएँ कि यूएस से क्यों वर्ल्ड पावर ऑलरेडी है और इससे भी बड़ी वर्ल्ड पावर क्यों बनना चाहता है। नमस्कार जी। और इस वीडियो में अगर हमने कोई प्रोनाउंसिएशन वर्ल्ड का या फिर किसी संदर्भ क्योंकि हम ना तो पॉलिटिशियन है, ना हम पॉलिटिशियन, हम न्यूट्रल लोग हैं, कोई किसी धर्म को अगर लग रहा हो किसी के अगेंस्ट बोला, हमने अगेंस्ट नहीं, बस कई बार होता है कि हमें उस वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस नहीं पता रहती, तो हो सकता है हमने कुछ गलत बोल दिया, तो हम पहली माफी चाहेंगे। हम किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते, और कभी भी मेरी जो पॉलिसी रही है वो ह्यूमैनिटी पे रही है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, उसके बाद जितने रिलीजन है जो भी है। अगर ईरान के मेन लीडर की डेथ हुई है तो उसके लिए हमारे दिल में भावनाएं हैं, क्योंकि हर देश का जो मसला है वो बैठ के हल हो सकता है। ये जंग युद्ध जब भी हुए हर कंट्री का नुकसान ही हुआ है, और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।